From the streets to the servers, Nepal's Gen Z just toppled a government and also reportedly picked a prime minister through a virtual Discord poll. It began with fury over corruption, unemployment, and social media ban. Anger spilled onto the streets, forcing Prime Minister KP Oli to resign. But instead of waiting for politicians, young Nepalis logged on. On Discord, tens of thousands reportedly debated. This is the voice of the youth, from the Himalayas to the world. Gen Z. आज हम बात कर रहे हैं नेपाल की। वहाँ हाल में मतलब पिछले ही महीने सितंबर 2025 में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसने देश की सियासत को काफी हिला दिया। सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन देखे गए और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात थी वो ये कि इन प्रदर्शनों को लीड करने वाले मुख्य रूप से जेनजी थे, मतलब युवा पीढ़ी, छात्र, नौजवान नागरिक। इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझने के लिए हमारे पास एक रिपोर्ट है, नेपाल्स जेन जी अपराइजिंग, सोशल मीडिया करप्शन एंड रिजीम चेंज। आज हम इसी रिपोर्ट के कुछ अहम हिस्सों को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब शुरू क्यों हुआ, क्या वजह थी और नतीजा क्या निकला। मतलब सोचिए, युवाओं का गुस्सा इस हद तक पहुंचा कि देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए इसी पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं, देखते हैं रिपोर्ट क्या कहती है। तो शुरुआत कैसे हुई? एकदम अचानक? हाँ, शुरुआत काफी अचानक हुई और एक बड़े कदम से हुई। सरकार ने एक साथ फेसबुक, एक्स जो पहले ट्विटर था, यूट्यूब, लिंक्डइन, रेडिट, सिग्नल, स्नैपचैट ऐसी करीब 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगा दिया। एकदम से बैन? मतलब लोग सुबह उठे और देखा कि साइट्स बंद है? कुछ वैसा ही। और सरकार ने जो अपना ऑफिशियल कारण बताया वो ये था कि भाई इन विदेशी कंपनियों ने नेपाल के जो नए कम्युनिकेशन और आईटी मिनिस्ट्री के नियम थे उनके तहत खुद को रजिस्टर नहीं कराया था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये नियम असल में जो विदेशी ई सर्विस प्रोवाइडर है उन पर एक नया डिजिटल सर्विस टैक्स डीएसटी और वैट को और सख्ती से लागू करने के लिए थे। मतलब सरकार का इरादा था राजस्व बढ़ाना। अच्छा, तो ये टैक्स और रजिस्ट्रेशन का मामला बताया गया, लेकिन क्या सबने ये मान लिया? क्योंकि सुनने में तो कुछ और भी आ रहा था। रिपोर्ट क्या कहती है इस बारे में? हाँ, यहीं पे पेज है। आलोचक और रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा करती है। उनका मानना था कि ये कहानी सिर्फ टैक्स की नहीं है। उनका कहना था कि ये बैन असल में सोशल मीडिया पर एक खास ट्रेंड को रोकने की कोशिश थी। कौन सा ट्रेंड? वो ट्रेंड जिसमें जो बड़े बड़े नेता हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उनके बच्चों और रिश्तेदारों को कैसे अनुचित फायदे मिल रहे हैं, जिसे हम भाई भतीजावाद कहते हैं, उसको लोग खुलकर उजागर कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, सबूत पोस्ट कर रहे थे, बातें शेयर हो रही थी। ओह, मतलब नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के किस्से। बिल्कुल। और रिपोर्ट ये साफ कहती है कि ये गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बैन का नहीं था। हाँ। ये बैन तो जैसे एक चिंगारी साबित हुआ। असली बारूद तो मतलब सालों से जमा हो रहा था। हाँ। लोगों में सरकारी अधिकारियों, उनके परिवारों के कथित भ्रष्टाचार, पब्लिक के पैसे के गलत इस्तेमाल और वो जिस तरह से अपनी दौलत का दिखावा कर रहे थे, उसको लेकर बहुत पहले से गहरा असंतोष था। रिपोर्ट में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं कि कैसे अचानक कुछ परिवार बहुत अमीर हो गए या सरकारी ठेकों में कैसे अपने लोगों को फायदा पहुंचाया गया। हाँ। ये बातें हवा में थी। तो मतलब ये सोशल मीडिया बैन एक ट्रिगर पॉइंट बन गया। हाँ, बिल्कुल, एक चिंगारी की तरह। और फिर देखते ही देखते ये आंदोलन सिर्फ फेसबुक या ट्विटर खोलने की बात नहीं रहा। ये गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, सरकार की जवाबदेही, करप्शन खत्म करो, इन सब बड़े मुद्दों तक फैल गया। लोग सिस्टम में बदलाव की मांग करने लगे। अच्छा, तो ये समझ आता है कि भ्रष्टाचार और गवर्नेंस के मुद्दे तो थे ही, लेकिन सोशल मीडिया बैन पर ही इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों? मतलब ऐसा क्या खास था इन प्लेटफॉर्म्स में नेपाल के लिए? या रिपोर्ट शायद कुछ और बताती है? हाँ, सही कहा आपने। और यहीं पर मामला और दिलचस्प हो जाता है। रिपोर्ट नेपाल की अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही अहम और अनोखे पहलू पर रोशनी डालती है, जिसने इस बैन को इतना विस्फोटक बना दिया। देखिए, नेपाल की इकोनॉमी की कुछ बातें समझनी होंगी। पहली, और ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, देश की जो कुल जीडीपी है उसका लगभग 1/3
मतलब 33% विदेशों में जो नेपाली काम कर रहे हैं उनके भेजे पैसे यानी रेमिटेंस से आता है। 1/3 33% जीडीपी रेमिटेंस से? ये तो बहुत ही ज्यादा निर्भरता है। बहुत ज्यादा। रिपोर्ट बताती है कि हर साल लाखों एग्जिट परमिट जारी होते हैं। इससे पता चलता है कि कितने युवा काम के लिए देश छोड़ने पर मजबूर हैं। और यही दूसरी बात से जुड़ा है युवा बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी की दर क्या है? नेपाल में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 20% है, जो कि काफी ऊंचा है। अब ये जो रेमिटेंस है, ये बेशक घर चलाने में, इंपोर्ट बिल भरने में मदद करता है, लेकिन ये इस कड़वी सच्चाई को भी दिखाता है कि देश के अंदर रोजगार पैदा करने वाले जरूरी बदलाव वो निवेश नहीं हुए हैं। मतलब लोगों को देश में ढंग का काम नहीं मिल रहा। सही। और इसी वजह से रिपोर्ट के मुताबिक बहुत बड़ी संख्या में युवा, खासकर शहरों में, अब अपनी रोजी रोटी के लिए ऑनलाइन स्पेस पर निर्भर हो गए हैं। ऑनलाइन स्पेस मतलब कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है, कोई टिकटॉक स्टार है, कोई ब्लॉग लिख रहा है, कोई छोटा मोटा ऑनलाइन बिजनेस चला रहा है। उनके लिए ये फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सब सिर्फ टाइम पास या दोस्तों से गपशप का जरिया नहीं है। ये उनके काम करने की जगह है, उनकी दुकान है, उनकी कमाई का साधन है। ओहो, अब पूरी तस्वीर साफ हुई। मतलब सरकार ने जब ये 26 साइट्स बैन की तो ये सिर्फ फ्री स्पीच पर हमला नहीं था, ये तो सीधा सीधा उन हजारों, शायद लाखों युवाओं के पेट पर लात मारने जैसा था जो इन्हीं प्लेटफॉर्म से कमा रहे थे। बिल्कुल, एकदम सही समझा आपने। रिपोर्ट इसी आर्थिक पहलू को इस पूरे जन आंदोलन का एक की ड्राइवर मानती है। ये सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं रही, ये आर्थिक अस्तित्व की लड़ाई बन गई। और जाहिर है, जब रोजी रोटी पर बात आई तो गुस्सा सड़कों पर उतरा होगा। हाँ, और बहुत तेजी से। तो फिर क्या हुआ? ये प्रदर्शन कैसे फैले? क्या शांति से हुए? रिपोर्ट क्या कहती है? शुरुआत शायद शांतिपूर्ण रही हो, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन बहुत तेजी से पूरे देश में फैल गए और दुर्भाग्य से इनमें हिंसा भी हुई। माहौल काफी बिगड़ गया। हिंसा मतलब किस तरह की? कई जगहों पर सरकारी अधिकारियों पर हमले हुए, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, सरकारी दफ्तरों और जो रूलिंग पार्टी के ऑफिस थे उनमें भी तोड़फोड़ की खबरें आईं। ये दिखाता है कि गुस्सा कितना ज्यादा था और शायद नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया था। हिंसा होना तो ठीक नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिक नतीजा क्या निकला? सरकार पर क्या असर पड़ा? क्या बैन हटा? राजनीतिक असर बहुत तेज और बहुत बड़ा हुआ। सरकार पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था और आखिरकार रिपोर्ट के अनुसार 9 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके कुछ खास मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री का इस्तीफा, ये तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। मतलब जेनजी के प्रदर्शनों ने सरकार गिरा दी। एक तरह से कह सकते हैं। ये दिखाता है कि युवाओं की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत थी प्रदर्शनकारियों के लिए। तो ओली के इस्तीफे के बाद क्या हुआ? देश को किसने संभाला? स्थिति को संभालने के लिए और शायद प्रदर्शनों को शांत करने के लिए भी जल्दी ही 12 सितंबर 2025 को सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री मतलब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया। अच्छा, सुशीला कार्की। और उनके आने के बाद प्रदर्शनों का क्या हुआ? हाँ, रिपोर्ट यही बताती है कि इन राजनीतिक बदलावों के बाद, खासकर नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद 13 सितंबर तक आते आते विरोध प्रदर्शन काफी हद तक शांत हो गए। लगा कि जो एक मुख्य मांग थी नेतृत्व परिवर्तन की, वो मान ली गई है, तो गुस्सा थोड़ा कम हुआ। तो अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को समेटें, खासकर रिपोर्ट की विश्लेषण के आधार पर, तो क्या मुख्य बातें या टेकअवेज निकलते हैं? ये सब क्यों हुआ और इसका मतलब क्या है? हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट के नजरिए से देखें तो कुछ बहुत साफ बातें उभर कर आती हैं। पहली बात तो ये, जैसा हमने डिस्कस किया, कि ये प्रदर्शन कई चीजों का मिला-जुला नतीजा थे। मतलब सोशल मीडिया बैन वो चिंगारी जरूर थी जिसने आग लगाई, पर असली ईंधन तो सालों से जमा था। ईंधन मतलब भ्रष्टाचार, गवर्नेंस के मुद्दे। हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता की कमी, जवाबदेही की कमी
और उससे भी बढ़कर एक गहरी आर्थिक निराशा, खासकर युवाओं में बेरोजगारी और जैसा हमने देखा ऑनलाइन दुनिया और रेमिटेंस पर उनकी बढ़ती आर्थिक निर्भरता। ये सिर्फ राजनीतिक गुस्सा नहीं था, ये आर्थिक तंगी का भी नतीजा था। दूसरी बात, ये घटना दिखाती है कि सोशल मीडिया कितना पावरफुल टूल है, लेकिन दोधारी तलवार की तरह। रिपोर्ट बताती है कैसे प्रदर्शनकारियों ने इसी का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने, आवाज उठाने, दुनिया तक बात पहुंचाने के लिए किया। और दूसरी तरफ सरकार ने उसी को बंद कर दिया। बिल्कुल, सरकार के लिए वो खतरा बन गया, तो वो नियंत्रण का पहला निशाना बना। ये दिखाता है कि डिजिटल स्पेस कितना महत्वपूर्ण और कितना संवेदनशील हो गया है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात जो रिपोर्ट हाईलाइट करती है, वो है जेनजी की ताकत, युवा पीढ़ी की। इस पूरे प्रकरण ने दिखाया कि अगर युवा संगठित हो जाएं, तो कितना बड़ा राजनीतिक असर डाल सकते हैं।